हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं सचिन पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। बच्चा लोग, आज की जो हमारी वीडियो है ये एनसीईआरटी की क्लास 10th की वीडियो है। और बच्चा लोग, इससे पहले हमने कुछ और वीडियोस भी एनसीईआरटी की क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट से देखी है। यहाँ पर ये चैप्टर फर्स्ट की ही वीडियो है, बशर्ते इसमें हम 1.3 और 1.4 एक्सरसाइज को कवर अप करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आप लोग एक बार उनको जरूर देखें, क्योंकि देखिए अगर आपने देखी नहीं हो तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं चल रही है, क्या क्या फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं हमारे इस चैप्टर में। तो एक बार इंसिस्ट करूंगा मैं आप लोगों को कि प्लीज वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा। और साथ साथ अगर आपको मैं ये वीडियो में जो पढ़ाऊं इस वाली में थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और सबसे जरूरी चीज अपने और साथियों में प्लीज इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा चैनल पे पढ़ाया हुआ जो कंटेंट है वो पसंद आता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि रेगुलर अपडेट्स की जो वीडियोस जो है आपको प्रोवाइड होती रहे, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम लोग वीडियोस डालें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चा लोग, इस वाली एक्सरसाइज को करने से पहले हमारा जो टॉपिक है उसको एक बार समझ लो, ताकि आप एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से कर सको। देखिए, सिर्फ प्रश्न को हल करना ही हमारा काम नहीं है, हमारा काम है प्रश्न जो कह रहा है उसको समझ पाना अच्छे से। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सॉल्यूशन रट लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप समझें क्या प्रश्न में बोला गया है, क्योंकि हो सकता है बोर्ड में वो डायरेक्ट वो क्वेश्चन ना होके उसकी तरीके का आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो एक बार आप समझ गए ना, तो फिर आप किसी भी प्रकार वैसा क्वेश्चन जो दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार समझ जरूर लेना। अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, इतना बड़ा टॉपिक आपको नहीं समझना है, आपको नॉर्मल सी चीजें समझनी है कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। कुछ अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपने 9th में भी पढ़ा है, उनको संख्या रेखा पर भी दिखाया है। लेकिन यहाँ हम संख्या रेखा पर ना दिखा के हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसे पूछे जाएंगे कि सिद्ध कीजिए कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हमें उसके लिए थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, बस बहुत थोड़ा जानना पड़ेगा। अपरिमेय संख्याएं वैसे तो आप जानते ही हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में हम ना लिख सकें, जिनको p/q के रूप में हम ना लिख सकें। ठीक है, और साथ साथ देखिए दोस्तों, जगह अगर हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय होगी। और साथ साथ एक पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जिसमें वर्गमूल, घनमूल, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ये जो है अगर रूट लगे हों और रूट आप कैलकुलेट ना कर पाओ, इसका रूट निकाल सकते हो पूर्णांक के रूप में, यानी √2 का जो पूरा मान है वो बता सकते हो, पूर्णांक बता सकते हो। एक पूरा अंक होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए, नहीं बता सकते। तो ऐसे ही हम बताएंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए बच्चा लोग, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि √2 जैसे है तो ये √2 हमारी अपरिमेय कैसे है। हम ये सिद्ध करेंगे कि √2 जो है वो हमारी ये अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक है, उसके लिए आपको एक प्रमेय, एक बहुत छोटी सी प्रमेय है, बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, आप बहुत जरूरी है आपको लिख लेना है इस प्रमेय को। आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं तो इस प्रमेय को जरूर लिख लेना। चलिए मैं बोल रहा हूं, देखिए प्रमेय आप लिखेंगे, कोई अभाज्य p है। हम यहां पे लिखते हैं, देखिए चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं। माना कोई अभाज्य संख्या, यहां पे प्रमेय डाल लो पहले, अभाज्य संख्या p है, तब a², a कोई भी पूर्णांक हो गया। ठीक है, a कोई भी पूर्णांक हो गया तो a का स्क्वायर, यहां तब की जगह लिखो यदि a² p से विभाज्य है तो a भी p से विभाज्य होगा। ये बहुत जरूरी था समझना। ठीक है, यहां पे हम लिख देंगे लास्ट में, जहां a कोई क्या है, पूर्णांक है। नोट कर लो इसको, चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो। ये प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी नोट्स पे बाद में उतार लेना, इसको लिख लेना। ठीक है, चलिए मैं समझा देता हूं। इन्होंने बोला कि अगर p कोई अभाज्य संख्या है
और a कोई भी एक पूर्णांक हो गया, तो अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, विभाज्य का मतलब हुआ पूरा पूरा डिवाइड कर देना, अगर p जो है वो इस a स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो p जो है वो a को भी डिवाइड कर देगा। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हमने एक उदाहरण के तौर पर अभाज्य संख्या ले ली 2, अगर अभाज्य संख्या 2 जो है वो 16 को डिवाइड कर देती है, किसको? 16 को, तो 16 क्या होता है? 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि अगर अभाज्य संख्या 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर देती है तो ये जो अभाज्य संख्या 2 है ये 4 को भी डिवाइड कर देगी, जिसपे स्क्वायर लगा है उसको भी डिवाइड कर देगी। ये सिंपल सा मतलब था, ठीक है। यानी कि किसी भी पूर्णांक a के वर्ग को अगर कोई अभाज्य संख्या p डिवाइड कर देती है पूरा पूरा, तो उस संख्या को भी, उस पूर्णांक को भी, ठीक है, उसके वर्ग को कर रही है तो उस पूर्णांक को भी कर देगी। चलिए, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, एक इंपॉर्टेंट सी प्रमेय थी, क्वेश्चन तो नहीं था असल में, प्रमेय थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सिद्ध करेंगे कि अंडर रूट 2 जो है वो क्या है? वो अपरिमेय संख्या है। हम अंडर रूट 2 को लेकर सिद्ध करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए बच्चे लोग, यहां पे सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। हमें पता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ना भाई, एनसीईआरटी ने आपसे बोला है कि इनको सिद्ध करके दिखाओ, आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये एक अपरिमेय संख्या ही है। तो बच्चा लोग, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक सबसे जरूरी चीज जो मैंने प्रमेय बताई थी वो वाली, वो आपको आनी चाहिए क्योंकि उसका यूज होगा। दूसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको कुछ स्टेप्स जो है वो एक जैसे होते हैं इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में, वो आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बता दूं कि अंडर रूट 2 अगर हमने कर लिया तो हम अंडर रूट 3 भी सॉल्व कर लेंगे और अंडर रूट 5 भी सॉल्व कर लेंगे। और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इन 3 में से ही हमारे पास एक सवाल आएगा, या फिर जो अगला क्वेश्चन अगर आएगा तो वो अलग टाइप का होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक सिंगल नंबर आपको दिया गया है, एक अकेली एक संख्या दी गई है अंडर रूट के अंदर, उसको सिद्ध करने के लिए इन 3 में से ही एक क्वेश्चन आएगा। हम अंडर रूट 2 को सिद्ध करेंगे। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन अंडर रूट 5 का है, तो 2 के साथ साथ हम 5 को भी समझ लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या स्टेप हैं जो हमें याद रखने हैं, वो हर एक में काम आएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले तो हमसे कहा गया है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। नहीं, लेकिन हम मान के क्या चलेंगे? मेरा कहने का मतलब है कि आप हमेशा इस क्वेश्चन में उल्टा मान के चलें। आप मान के चलें कि ये कैसी है? परिमेय है। और परिमेय लेते 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 हम कुछ ऐसी स्थितियां पेश करेंगे, ऐसी कंडीशंस निकालेंगे जिससे पता क्या होगा? इसके परिमेय होने पर डाउट होगा। हमें क्या डाउट होगा कि ये परिमेय तो नहीं है भाई, ये तो गलत गलत रिजल्ट दे रहा है। तो हम फिर क्या बोलेंगे कि ये अपरिमेय है, ठीक है। कहने का मतलब मैं एक बार और बोल देता हूं कि हम इसको परिमेय लेके चलेंगे और लास्ट में कुछ ऐसे हमें गलत गलत रिजल्ट प्राप्त होंगे जिनकी वजह से हम बोलेंगे कि भाई ना, हम इसको परिमेय माने थे, ये हमने बहुत गलत कर दिया। ये कैसी है? ये तो अपरिमेय है। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें इसको परिमेय मान के चलना है। तो हम सॉल्व में सबसे पहले ही यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे, लिखेंगे माना अंडर रूट 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यही करना है ऐसे क्वेश्चन में, मानना है कि जो दी गई संख्या वो क्या है? परिमेय है, क्योंकि हम विपरीत रिजल्ट को लाने वाले हैं। अब देखिए बच्चा लोग, अब देखो बहुत बढ़िया सा तरीका ये कि आप समझते हैं कि परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम वही यहां पर करेंगे। हम यहां लिखेंगे माना r व s ऐसे पूर्णांक हैं। देखिए, आपको पता है कि परिमेय संख्या लिखते समय क्या होना चाहिए? p और q पूर्णांक होते हैं। तो हम r और s पूर्णांक ले रहे हैं। ऐसे पूर्णांक हैं जिनके लिए क्या है? अंडर रूट 2 जो है वो हम लिख ही सकते हैं r बटे s के रूप में। मतलब अगर अंडर रूट 2 परिमेय है तो जाहिर सी बात उसको p बटे q समझ लो या r बटे s समझ लो। भाई r और s पूर्णांक ही तो हैं। और हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है जहां s इज नॉट इक्वल टू 0, यानी s 0 नहीं हो सकता भैया। डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि परिमेय संख्या है। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा इस साइड से समझिएगा, माना r व s में एक पहले यहां पे लिखते हैं एक के अतिरिक्त। देखिए ये स्टेप हैं जो आपको समझने हैं और याद रखने हैं। ये लाइनें जो हैं आपको याद रखनी है थोड़ी बहुत, ठीक है। एक के अतिरिक्त
कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ समझते हो भाई, उभयनिष्ठ बच्चा लोग होता है कॉमन, क्या होता है कॉमन, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं कॉमन, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड। अब एक बात बताओ बच्चा लोग, आर और एस में एक के अतिरिक्त कोई कॉमन गुणनखंड है, एक के अलावा, ठीक है, अगर एक होता तो ये कोप्राइम नंबर होते, सहअभाज्य संख्याएं होती, फिर ये किसी से कटती नहीं ना। अभी इनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड है। अब भाई एक बात बताओ, जैसे मैंने लिख दिया 4 और बटे 6, तो कोई कॉमन गुणनखंड इसका आएगा 2, 2 से इसको हम काट के और छोटा लिख सकते हैं ना। तो अब ये जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और ऐसी संख्याओं को मैं आपको बता चुका हूं, बोलते हैं हम कोप्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। तो बच्चा लोग समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पे आर और एस में कुछ ना कुछ कॉमन है, मतलब अभी आर और एस जो है वो कोप्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ाइए इस वाली लाइन को, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से आर व एस को क्या करते हैं हम लोग, विभाजित करते हैं। भाई विभाजित करके हम एकदम शॉर्ट अवस्था में उसकी ले आएंगे, ठीक है, विभाजित करते हैं, आर व एस को विभाजित करते हैं, ठीक है। जब हमने आर और एस को विभाजित कर दिया तब हम क्या लिखेंगे, देखो तब बहुत छोटा सा हमें यहाँ पे काम करना है। जब हम विभाजित करेंगे तो कोई अलग नंबर हमें प्राप्त होंगे। भाई हमने आर को विभाजित किया तो कोई और संख्या आएगी, फिर एस को विभाजित करेंगे तो कोई और संख्या आएगी। जैसे अभी हमने क्या किया था, 4/6 में क्या मिला था हमें, 2/3 संख्याएं बदल गई थी ना, तो ऐसे ही हमारी संख्याएं बदल जाएंगी। तब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर r/s को हमने किसी उभयनिष्ठ गुणनखंड से काट दिया तो हमें मिला a/b, ये 2 नए पूर्णांक मिल गए। ये देखिए बीज गणितीय रूप में आप लिखते जा रहे हैं, बस कोई नए पूर्णांक है और कोई ऐसे नहीं है कि क्या लिख दिया मैंने। जहां यहाँ पे क्या लिखना है, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए मैं आपको जैसे कि पहले ही बता चुका हूं कि अब a और b में कुछ कॉमन है नहीं, हम कॉमन जो गुणनखंड था r और s का उससे काट के हमने बिल्कुल शॉर्ट इसको बना दिया। तो अब ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी, कैसी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अब देखिए यहां से हम कैसे लिख सकते हैं, b का इधर गुणा कर दो तो हो जाएगा √2 इंटू बी बराबर कितना, a। इसको डाल लो समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चा लोग, अगर आपने ऊपर उतार लिया हो, नोट कर लिया हो, तो मैं मिटाऊंगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये सवाल हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है, लेंदी होता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी थोड़ा सा रुक जाओ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्क्रीनशॉट एक दो इतनी जगह बची है ना, थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे क्या लिखना है हमें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो चलिए वर्ग भी कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। √2 का वर्ग किया तो हमें 2 मिल गया, b का वर्ग किया तो b² मिल गया, और a का वर्ग किया तो a² मिल गया। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, ये कंडीशन जो है इसको आपको थोड़ा सा समझना है। समझना ऐसे है कि भाई अगर मैं लिखूं 20, तो 20 के बराबर में अगर मैं ऐसे लिख दूं 4 × 5, तो आप एक बात बताइए, 20 के ये दोनों ही तो गुणनखंड हुए ना, इससे डिवाइड भी कर सकते हैं हम। भाई कोई भी नंबर जिस संख्या से पूरा डिवाइड हो जाता है वह उसका गुणनखंड कहलाता है। तो 20 का गुणनखंड यहाँ 4 भी है और 5 भी है। हम बोल सकते हैं कि 20 जो है वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, और हम बोल सकते हैं कि 20 5 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। और ऐसे जब लिखा रहता है तो हम ये बोलते हैं कि 20 जो है वो 4 से 5 बार में डिवाइड होगा और 5 से 4 बार में डिवाइड होगा। इतना क्लियर। ये संख्या भी तो ऐसे ही लिखी हुई है, 2 × b² बराबर में देखिए एक नंबर है a²। यहां हम बोल सकते हैं कि a² 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। बस हमें इतना यहां पे निकालना था। अब इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि फिर हम इसको मिटाएंगे। तो चलिए बच्चा लोग अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना, यहां से मिटा देते हैं, यहां से आगे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिएगा हमने कहां से मिटाया था, आप लोग याद रखिएगा, मुझे तो याद है भाई।
बच्चा लोग देखिए क्या होता है कि हम लोग ना डट के तैयारी नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं डट के। आप परेशान ना हो, मैं हालांकि आप सबको पता है कि रेगुलर वीडियो नहीं डालता हूं, लेकिन जब भी वीडियो मिलेगी तो आपको ऐसी मिलेगी, पसंद आएगी, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं हमने यहाँ पे क्या देखा कि 2 जो है वो ए स्क्वायर को पूरा पूरा काट देता है। और अभी मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी, एक प्रमेय क्या बताई थी मैंने, कि जब भी कोई अभाज्य संख्या, 2 देखिए अभाज्य संख्या है ना भाई, सिंपल सा 2 अभाज्य होती है। जब भी कोई अभाज्य संख्या किसी पूर्णांक के वर्ग को काट दे तो वह अभाज्य संख्या उस पूर्णांक को भी काट देगी। यहां लिखेंगे अतः 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तब यह ए को भी विभाजित करेगा। किसको? ए को भी। यहां हमारी उसी प्रमेय का यूज हुआ है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज हमने क्या निकाल ली, हमने निकाल ली कि ए को ना 2 काट देता है, 2 विभाजित कर देता है, ठीक है। क्लियर हुआ? हमने ये निकाल लिया कि ए का एक गुणनखंड 2 जरूर है, जरूर है, क्योंकि ये उसको विभाजित कर रहा है तो भैया गुणनखंड हुआ। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक बात आप बताओ कि अगर 2 जो है वो ए को विभाजित कर रहा है तो कितने टाइम्स में कर रहा है, कितनी बार में कर रहा है, हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें तब ए आ जाए। तो सिंपल सा यहाँ पर भाई हमें यहाँ पे देखिए अंक तो पता नहीं है, ये संख्या कोई निश्चित संख्या तो है नहीं, बस हम ये मान रहे हैं कि ए कोई पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर ये 2 ए को विभाजित करता है तो हमने मान लिया कि सी बार में करता है। कितनी बार में? सी बार में। तब हमने क्या मान लिया, ए बराबर 2 × सी। ये मान लिया कि 2 का सी में गुणा करने पर ए आता है, अर्थात 2 जो है वो ए को सी बार में विभाजित करता है। ये मान उठा के समीकरण 1 में लिख दो, ठीक है। आपने समीकरण 1 में 1 पढ़ा जरूर होगा क्योंकि मैंने वहां पे इसीलिए वो मिटाया है और आपको बोला था स्क्रीनशॉट ले लेना। समीकरण 1 में a बराबर 2c रखने पर, क्या रखने पर? a बराबर 2c। समीकरण 1 दोस्तों हमारा समीकरण 1 जो था वो था क्या, हमारा समीकरण 1 था √2b बराबर a। हमने लिख दिया √2b बराबर a को लिख दिया हमने 2c। अगेन दोनों पक्षों का क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो बच्चा लोग आप इतने तो होशियार हैं ही कि दोनों पक्षों का वर्ग कर लें, ठीक है। कर पाओगे ना वर्ग? वर्ग तो भैया कर ही लोगे, इतने इंटेलिजेंट तो हो ही। तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो यहां देखिए अंडर हट जाएगा, बचेगा 2b² बराबर 2 का वर्ग 4c²। 2 से काटा, ये हमारा 2 बार में 4 कट गया, यहाँ 2 गुणा में है, इधर भाग में आएगा तो काट देगा। यहाँ बचा b² बराबर 2c²। भाई ये कंडीशन तो वैसे ही निकल आई कि b² के बराबर में 2 गुणा c², मतलब यहाँ भी b का, देखो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ कि 2b² को डिवाइड कर रहा है। तो हम फिर से वही लिखेंगे, अतः 2 जो है वो b² को विभाजित करता है, करता है। तब यह, देखिए जब b² को विभाजित कर रहा है तो प्रमेय यूज करो, आप वही वाली प्रमेय यूज करो जो स्टार्टिंग में बताई थी। 2 जो है वो b² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि यह b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने मान लिया कितनी भी बार में करे, हमारा सवाल सॉल्व हो गया भाई। आप देखिए क्या हुआ, आपने देखा कि 2 जो है वो a को भी विभाजित कर रहा है, 2 जो है वो b को भी विभाजित कर रहा है भाई। लेकिन हमने a और b को क्या माना था, हमने तो a और b को सहअभाज्य माना था। हमने a एंड b को कैसा माना था, सहअभाज्य। और सहअभाज्य संख्याओं में भाई कॉमन फैक्टर जो होता है, कॉमन गुणनखंड 1 होता है, 1 के अलावा कोई होता ही नहीं है। परंतु यहाँ तो 2 भी उनका कॉमन गुणनखंड आ रहा है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है, आपको पता चल रहा है ना कि 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दोनों का गुणनखंड हुआ 2। अतः स्पष्ट है कि a और b का कम से कम, देखिए हमने ज्यादा कंडीशन नहीं निकाल पाई लेकिन हमने एक कंडीशन निकाल ली, कम से कम एक कॉमन, आप इंग्लिश में भी ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई नहीं काटेगा, कॉमन गुणनखंड। गुणनखंड क्या है, 2 है। एक कॉमन फैक्टर आपने निकाल लिया, एक कॉमन गुणनखंड आपने निकाल लिया, कितना है, 2 आया।
अब भाई एक बात बताओ, जब उनमें कॉमन गुणनखंड 2 आया तो वो सहभाज्य कैसे हुई? तो वो सहभाज्य कैसे हुई? क्योंकि सहभाज्य संख्याओं में कॉमन गुणनखंड नहीं होता है। तो भाई कॉमन गुणनखंड वहां अगर होता भी है तो वो 1 होता है और कोई गुणनखंड कॉमन नहीं आता। लेकिन हम तो निकाल चुके कि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। तो भाई ये हमें जो विरोध मिल रहा है, हमारा विरोध जो आ रहा है कि ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं लेकिन वो नहीं मिल रही हैं हमें सहभाज्य, ये किस कारण विरोध मिल रहा है हमें? आंसर आ गया। मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था कि √2 को परिमेय मान के चलेंगे और कुछ गलत प्राप्त होगा। तो यही गलती हमें मिल रही है यहाँ पर। गलत क्या मिला हमें? कि ये सहभाज्य नहीं मिल रही है ए और बी। तो ये किस लिए हमें ऐसा हो रहा है? अब देखो हमें अपना आंसर लिखना है। अतः यह विरोधाभास, हम यहां लिखेंगे विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण मिला है। कौन सी कल्पना? गलत कल्पना। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अच्छा, एक चीज आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट है कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु ए और बी सहअभाज्य थी। क्या लिखेंगे? ए और बी कैसी थी? सहअभाज्य थी। तो हमारा जो ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है ये गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, जिसमें हमने √2 को क्या माना था? परमेय संख्या माना था। क्या माना था? परमेय संख्या माना था। अब आपको स्पष्ट हुआ कि ये गलती हमें मिल रही है परमेय संख्या मानने पर। अतः √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है भैया। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो भाई ये रहा हमारा लंबा चौड़ा सा इतना बड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। इसी के आधार पर आप √3 सॉल्व कर सकते हैं, √5 सॉल्व कर सकते हैं। भाई √5 लोगे तो यहाँ √5 आएगा, वर्ग करोगे तो 5 रह जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से आपको कंडीशंस मिलेंगी। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक बार करके तो देखो, खुद से करो, वरना √5 तो भाई बहुत ईजी है। आप पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो है वो आप ऐसे ही करेंगे, मैं करवाऊंगा हालांकि, लेकिन फिर भी आप खुद से एक बार प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए एक्सरसाइज ही शुरू होती है तो हम पहला क्वेश्चन वही करेंगे भाई, लेकिन फिर भी आपको सीखने के बाद दोबारा जरूर करते रहना है। तो चलिए एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चा लोग, अब जो हमारी एक्सरसाइज है 1.3 उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बस उससे पहले आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं। मैं बोलूंगा, आप नोट करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट लिखिएगा, एक अपरिमेय संख्या और परमेय संख्या का जो योग और अंतर सदैव जो होता है वो कैसा होता है? अपरिमेय संख्या होता है। एक बार रिपीट कर देता हूं। एक, देखिए, चाहे आप परमेय पहले लिख लें चाहे अपरिमेय पहले लिख लें, कोई बात नहीं। एक परमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर सदैव अपरिमेय होता है। हमने अगर 3 + √2 किया, ये परमेय है ये अपरिमेय है, तो ये जो पूरा पूरा योग है ना, ये हमेशा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपरिमेय। और इसी तरह इनका घटाना, ठीक है, चाहे कैसे भी लिख सकते हो, ये घटाना भी हमेशा कैसा होगा? अपरिमेय। इसी प्रकार अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल भी सदैव क्या होता है? अपरिमेय। मतलब गुणनफल का मतलब हुआ ये परमेय ये अपरिमेय, तो पूरा क्या है? पूरा अपरिमेय है। अगर हमने लिखा √2/3 या 3/√2 तो ये दोनों भी कैसे हैं? ये दोनों भी अपरिमेय हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने थे। चलिए अब प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं हमारी एक्सरसाइज को। तो देखिए पहला क्वेश्चन सेम टू सेम जैसा हमने अभी किया था वैसा ही सेम टू सेम पहला क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चन को समझने के लिए आपको वो उदाहरण, अगर आप स्किप करके आए तो वो उदाहरण जरूर देखें जो अभी मैंने करवाया था। सिंपल सा मित्रों, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, वरना मैं तो करवा ही रहा हूं। क्या करेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी? परिमेय संख्या है। ठीक है, और थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखना सीखो, थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने लिख दिया √5 = r/s, और यहां लिख दिया जहां r, s बिलोंग करते हैं पूर्णांक से। किससे? पूर्णांक यानी z से। और लिख दिया हमने और
एस 0 के बराबर नहीं है, इतना हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए बढ़िया है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखते थे ना कि जहां आर और एस क्या है, पूर्णांक है, तो वही मैंने लिखा आर और एस बिलोंग करते हैं, अवयव हैं किसके, पूर्णांक के। ठीक है, इतना सिंपल सा हो गया। उसके बाद हमारे प्यारे बच्चा लोग देखिएगा, हमें क्या लिखना है, माना आर व एस में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिससे आर व एस को भाग करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा √5 बराबर a बटे b, जहां वही क्या हुआ, a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर हुआ। उस उदाहरण की तरह ही सेम टू सेम हमें लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे गुणा कर दो तो हो गया √5 b बराबर a स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ आया 5, यहाँ हो गया b स्क्वायर, सॉरी यहाँ a नहीं होगा, यहाँ आएगा a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ इस जगह होगा a स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तब। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 5 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः इसको डाल लो समीकरण 1, 5 ए कॉमा लगा दो ताकि आप थोड़ा सा बोलने में विराम दो और ये लाइन अच्छी लगे। 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तब यह किसको भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। जब ये ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तब यह ए को भी विभाजित करेगा और कितनी बार में करेगा, वही सी बार में। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बराबर 5 गुणा सी। ए का यह मान इसमें रख दो, ए बराबर 5c को समीकरण 1 में रखने पर, जब हमने समीकरण 1 में इसको रखा इस जगह पर, तो हमें क्या मिला, हमें मिला √5b बराबर, ये 5 लिखा है भाई, बराबर हमने एक ही जगह लिख दिया 5c। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों पक्षों का फिर से वर्ग कर दिया, तो हमें मिला, यहां वर्ग करेंगे 5, यहां आएगा b स्क्वायर, यहां 5 25 हो गया और यहां आएगा कितना, c स्क्वायर। इस 5 से काटा 5 बार में, हमें मिला b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। वही कंडीशन ये वाली देखो, जब 5 यहाँ a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, सेम ऐसे ही तो लिखा है, यहाँ 5 किसको विभाजित करेगा, b स्क्वायर को, अतः 5 जो है b स्क्वायर को, कॉमा नहीं लगाया मैंने, यहाँ आप भी लगाइएगा जरूर, b स्क्वायर को विभाजित करता है, तब यह b को भी विभाजित करेगा। किसको, b को भी विभाजित करेगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। कितना है, 5 है भाई, ये 5 विभाजित कर रहा है दोनों संख्याओं को, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। परंतु a और b तो सहअभाज्य थी, परंतु a व b तो सहअभाज्य थी। यह विरोधाभास क्यों मिला, क्योंकि हमने √5 को परमेय माना था, जबकि है कैसी, अपरमेय। अब ये वाली लाइन तो आप लोग लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं, यह विरोधाभास हमारी
गलत कल्पना के कारण मिला है, जिसमें हमने √5 को एक परमेय संख्या माना है। अतः √5 एक अपरमेय संख्या होगी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। हाँ तो बच्चा लोग, हमारी एक्सरसाइज 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं जैसे √2, सिंगल नंबर जो था रूट में लिखा हुआ था, ठीक है, इसको मैंने नहीं करवाया, आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम ऐसे नंबर को सॉल्व करेंगे जिसमें 2 पद होंगे, ठीक है, एक ये पद और एक ये पद। भाई प्लस और माइनस से जुड़ी हुई संख्याएं पद होती हैं, गुणा और भाग वाली पद नहीं होती। अगर मैंने लिखा a + b तो यहाँ 2 पद है, मैंने लिखा a/b तो यहाँ 1 पद है, मैंने लिखा ab तो यहाँ भी 1 पद है, ठीक है, मैंने लिख दिया b - a तो यहाँ 2 पद हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है जो आप हमेशा याद रखेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे जरूरी चीज यहाँ पर देखिए, अभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, ये बात आपको पता है। अब सिद्ध कैसे करेंगे, तो अब मैं तरीका बता रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करना। यहां लिखो, वही उल्टा मानना है, विरोध प्रदर्शित कराना है। माना 3 + 2√5। देखिए इसमें आप क्या सिद्ध कर चुके हैं, क्या आपको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये आपको पहले से पता है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इसको हम अभाज्य संख्याओं के रूप में, 2 अभाज्य पूर्णांकों के रूप में कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 3 + 2√5। अगर ये परिमेय है तो भाई ये जाहिर सी बात है a/b के रूप में लिखी जा सकती है। जहां हम डायरेक्ट लिखेंगे, जहां a व b कैसी हैं? सहअभाज्य। इस बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि उनमें कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ है जिससे डिवाइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और एक चीज और, b आपका 0 नहीं होना चाहिए, b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दोस्तों क्या करना है, यहां पर देखिए सिंपल सा, सहअभाज्य संख्याओं के साथ हम पूर्णांक भी लिख सकते हैं, इसको सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। आगे देखिए सिंपल सा, हमारे पास था 3 + 2√5 = a/b। अब आपको 3 को उधर ले जाना है, तो ये हो गया 2√5 = a/b - 3। अब उधर सॉल्व करो, 2√5 बराबर, देखिए यहां एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा a - 3b बटे में b, इसके बटे में 1 लेके सॉल्व करके देखना। अब जो 2 आगे लगा था, √5 के आगे गुणा में था, वो इधर गया तो बटे में आ गया, मतलब b के साथ आ गया, a - 3b बटे 2b। अब मेरे भाई मेरे दोस्त एक बात बताओ आप लोग कि ये सारे यहाँ पे क्या हैं? पूर्णांक हैं। ये सारे क्या हैं? a b क्या है? पूर्णांक हैं। भाई पूर्णांक जो है, पूर्णांकों का अंतर भी पूर्णांक होता है, पूर्णांक को पूर्णांक से डिवाइड करें तो पूर्णांक आता है, मतलब यहाँ पूर्णांक बटे पूर्णांक लिखा हुआ है। और ये सिर्फ कब होता है? ये होता है परिमेय संख्या में, यानी कि √5 के बराबर में परिमेय संख्या लिखी है एक। क्या लिखी है? परिमेय संख्या लिखी है। यहाँ लिखोगे चूंकि a, b, 2 व 3 पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक हैं। अतः यहां पर जो हमारी संख्या है a - 3b बटे 2b कैसी होगी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब भाई इतना आपने सिद्ध कर दिया कि ये कैसी होगी? परिमेय होगी। भाई ये √5 के बराबर में परिमेय संख्या आ गई, ये क्या हुआ? ये तो गलत हो गया। भाई √5 तो अपरिमेय है, इसके बराबर में परिमेय कैसे हो सकती है? ये गलत हो रहा है। और ये गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इस पूरे को क्या माना है? परिमेय माना है। भैया ये सवाल ऐसे ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। परिमेय मान के चलोगे, गलती मिलेगी कुछ ना कुछ, फिर उसका उल्टा लिखोगे कि हाँ भाई हमने गलत मान लिया था, ये परिमेय नहीं है। अगर ये परिमेय नहीं है तो संख्याएं तो 2 प्रकार की होती हैं सिर्फ। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। अगर परिमेय नहीं है तो कैसी होगी? अपरिमेय होगी। क्लियर हुआ? चलिए देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं।
परमेय संख्या होगी, तब √5 भी परमेय संख्या होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी भैया, बिल्कुल होगी, बहुत सही बात है, बिल्कुल होगी। लेकिन √5 तो अपरमेय संख्या होती है, आप पता है ना, आप सिद्ध भी कर चुके हो पहले प्रश्न में। तो अपरमेय संख्या होती है, तो ये गलत क्यों हो रहा है भाई? हमारे क्वेश्चन में परमेय क्यों आ रही है? ये विरोधाभास क्यों मिल रहा है? ये परमेय क्यों मिल रही है हमें? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, क्योंकि हम गलत मान के चले थे। हम इसको क्या मान के चले थे? परमेय। अगर ये परमेय नहीं है तो अपरमेय है। कैसी है? यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण प्राप्त हो रहा है, जिसमें हमने 3 + 2√5 को परमेय माना है। परमेय माना है। अतः अपना उत्तर लिखेंगे, अतः 3 + 2√5 कैसी है? अपरमेय संख्या है। क्लियर हुआ? ये हमारा आंसर है, ठीक है, वो हमारा वहां पे आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बच्चा लोग अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 3 यहां सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे वही कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। भाई सिंपल सा, मैंने ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे उठाए हैं, आपके 3 क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट इसके बाद करेंगे हम लोग। ये 2 क्वेश्चन सरल से हैं जिनको हम यहीं खत्म कर देंगे। देखिए सॉल्व वही करना है हमें। इसको क्या मानना है? माना 1/√2 कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। तब हम 1/√2 को क्या लिख सकते हैं? a/b, जहां a व b कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं अथवा पूर्णांक संख्याएं हैं। क्लियर? देखिए वही क्वेश्चन है, बार बार उनको वैसे ही हमें करना है। और देखिए है क्या यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है एक ही टाइप के इसलिए दिए गए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आप कभी भूले ना, ठीक है। आपको वही लाइनें बार बार लिखनी है। सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो यहां से उठाओ। ये हमारा क्या है? ये है 1/√2 बराबर a/b। हमने किया यहाँ पर कैची गुणा। हमने कैची गुणा किया तो हमें क्या मिला? ऐसे गुणा कर दो, हमें मिला √2 का गुणा हुआ, √2 का गुणा हुआ a में बराबर b एकन b, ठीक है। तो यहां से हमें √2 बराबर क्या मिला? हमें मिला b/a। अब भाई चूंकि b, a पूर्णांक हैं, तब b/a एक परमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। क्लियर हुआ भाई? बिल्कुल b/a पूर्णांक, जो पूर्णांक बटे पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, और b और a क्या है? पूर्णांक हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है कि देखिए √2 के बराबर में एक परमेय संख्या आ गई, तो तब √2 भी परमेय संख्या होगी। ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि √2 के बराबर में एक परमेय संख्या, ये हम इसलिए बोल रहे हैं। असल में क्या है? परंतु हम लिख तो रहे हैं यहां पर, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। ये विरोधाभास क्यों मिल रहा है? ये परमेय क्यों प्राप्त हो रही है? क्योंकि हम यहां अब आंसर लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना
के कारण प्राप्त होता है, जिसमें हमने 1/√2 को कैसा माना था, को परमेय संख्या माना था। अतः आंसर लिख दो, 1/√2 अपरमेय संख्या होगी। देखिए संख्याओं के बारे में स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। संख्याएं जो हैं, वास्तविक संख्याएं जो हैं, दो प्रकार की होती हैं, परमेय अथवा अपरमेय। अगर ये परमेय नहीं है तो फिर कैसी होगी, अपरमेय होगी, जाहिर सी बात है। चलिए इसको नोट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद वो सवाल को करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 के पार्ट संख्या 2 को देखते हैं। ठीक है, 7√5 को हमें सिद्ध करना है, कैसी है, ये अपरमेय है। तो सेम प्रोसेस यहां पर सॉल्व। माना 7√5 परमेय संख्या है। वही मान लिया हमने 7√5 क्या मान लिया, परमेय संख्या है। तब हम 7√5 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a/b के रूप में। यहां पे जहां a व b सह अभाज्य कैसी संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए यहां पर अब देखिए क्या करना है हमें 7√5 ये हमारा दिया गया है a/b, इससे हमने क्या बनाया, 7 चला गया यहां नीचे, तो हमारा मिला √5 बराबर a/7b। अब चूंकि a, b व 7 क्या है, पूर्णांक हैं, तब a/7b परमेय संख्या होगी, होगी कि नहीं। और नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे स्पष्ट है कि √5 भी परमेय संख्या होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये भी परमेय संख्या होगी। अरे भाई क्यों होगी, बार बार बता रहा हूं, क्योंकि इसके बराबर में जो ये संख्या है ये परमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि पूर्णांक बटे पूर्णांक लिखा है, तो ये √5 भी परमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 कैसी संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। लास्ट लाइन दोस्तों आप खुद लिखेंगे, बच्चों आप खुद लिखेंगे लास्ट लाइन। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, जिसमें हमने 7√5 को परमेय संख्या माना है। ठीक है, या माना था, अतः 7√5 अपरमेय संख्या होगी। क्लियर, इन दोनों क्वेश्चन को आपको समझ में आए, ये वाले दोनों क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर समझ में आए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट 3 देखेंगे। तो चलिए बच्चा लोग, हमारी एक्सरसाइज 1.3 का आखिरी क्वेश्चन 6 + √2 को सिद्ध करना है, अपरमेय संख्या है। वही प्रोसेस यहां भी लगानी है हमें, बहुत जल्दी जल्दी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माना 6 + √2 परमेय संख्या है, कैसी, परमेय संख्या है। ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर a/b, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं, सहअभाज्य हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं अगला स्टेप हमारा। देखो इसको उठाओ, 6 + √2 बराबर क्या है, a/b। हमें यहाँ पे √2 रखना है, 6 को उधर ले जाओ, a/b - 6 √2 के बराबर में क्या आया, a - 6b/b, बटे में 1 लेके इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। अब दोस्तों हमें वहीं से लिखना है, चूंकि a, v व 6 पूर्णांक हैं। क्या हैं, पूर्णांक हैं। अगर ये पूर्णांक हैं, अतः a - 6b/b परमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तब
√2 भी परिमेय संख्या होगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी भाई। लेकिन हम क्या जानते हैं? परंतु, मार्कर चलना बंद, लास्ट क्वेश्चन पे मार्कर बंद। परंतु √2 अपरिमेय संख्या होती है। ये विरोधाभास फिर से क्यों हमें मिला? ये विरोधाभास मिला हमारी गलत कल्पना के कारण। हमने इसको क्या माना है? परिमेय माना है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, जिसमें हमने क्या माना था? जिसमें हमने किसको? 6 + √2 को कैसा माना था? परिमेय माना था। ये रहा, ठीक है। 6 + √2 को परिमेय संख्या माना था। अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। चलिए, ये एक्सरसाइज तो यहां खत्म होती है। तो प्यारे बच्चों, ये वाली एक्सरसाइज 1.3 यहां पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज में किए हुए सवाल समझ में आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें। सबसे जरूरी चीज, शेयर जरूर कर दें, बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 को देखेंगे और उससे पहले एक्सरसाइज 1.4 में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं उनको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के लिए कंसेप्ट को समझना। देखिए, यहां पर हम एक्सरसाइज 1.4 जो करेंगे उससे पहले हमें कुछ दशमलव्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, यहां पे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। ठीक है, कोई भी संख्या, परिमेय संख्या जो है उसको हम कैसे दशमलव के रूप में लिखते हैं, ये हमें सीखना है। अब तो एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा समझ लो, बहुत थोड़ा सा, एकदम मामूली सा, बारीकी से समझेंगे, क्योंकि हमें रटना नहीं है सॉल्यूशंस को, हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, खुद से करने हैं, ठीक है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ये एबिलिटी आपको अपने अंदर विकसित करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको P/Q के रूप में लिख सकें, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब भाई ये 1/2 जो है ये दशमलव रूप में भी लिखी जा सकती है। कैसे? इस 1 में 2 से भाग करके। तो हमने क्या किया? हमने ऐसे करके उठाया और 2 से भाग किया। तो भाग नहीं जाने पर यहाँ 0 लगाओ, दशमलव लगाओ, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, 2 पंचे 10, तो इसको हमने लिख दिया 0.5। भाई ये परिमेय संख्या थी, इसको हमने दशमलव के रूप में निरूपित कर दिया, लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो ऐसे तो इसको हम बोलते हैं दशमलव संख्याओं के रूप में हम परिमेय संख्याओं को लिखते हैं, यानी परिमेय संख्याओं का दशमलव संख्याओं के रूप में निरूपण। अब एक जरूरी चीज, दशमलव भी कई प्रकार के होते हैं। तो परिमेय संख्या में मैं यहाँ दशमलव के बारे में बताऊंगा। परिमेय संख्या, यहाँ हमारे प्यारे बच्चों को यह सीखना है कि परिमेय संख्या की जो दशमलव है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है, और एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव, ये हमें 2 चीजें समझनी है बस। अच्छा, शांत दशमलव में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने 1/2 लिया था, उसमें क्या हुआ? भाग करके आ गया 0.5, यानी कि अब भाग आगे जा ही नहीं रहा था। आप खुद चेक कर सकते हैं। देखो, शेषफल हमारा 0 हो गया, हमने ऐसे कुछ किया था, भाग, शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम भाग आगे कर नहीं सकते, यानी कि दशमलव हमारा शांत हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव को बोलते हैं शांत दशमलव। और जब दशमलव कुछ ऐसा हो, देखिए कैसा, हमने लिखा 1/11 है, अब आप भाग कर, आप 1 में 11 का भाग कीजिए। देखो ऐसे 11 से भाग करेंगे तो फिर से वही
पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, भाग नहीं गया तो फिर से जीरो बढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे भाग टूटे की बिंदी और एक जीरो बढ़ा लिया, 11 निम्मा 99 यानी 11 9 99, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। एक बचा, फिर से भाग नहीं जा रहा है तो जीरो बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है। जब भाग नहीं जा रहा है तो आपने क्या किया, देखो पहले क्या है, एक चीज आपको बता दूं, पहले हम पॉइंट लगा चुके थे तो हम जीरो बढ़ा सकते थे, लेकिन अब जब भाग नहीं जा रहा है तो हम फिर से यहाँ जीरो लगाएंगे भागफल में और यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर से 11 निम्मा 99, ठीक है। फिर एक, अब पॉइंट लग चुका है तो एक जीरो तो आप अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो, लेकिन फिर से भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ जीरो लगाओ और एक और जीरो बढ़ाओ, फिर से वही 11 निम्मा 99, फिर से एक बचा। भाई ये भाग तो खत्म ही नहीं हो रहा, ये तो बचता ही चला जा रहा है शेषफल वही, और भाग रिपीट हो रहा है। देखो कुछ अंक के बाद वही अंक रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ डिजिट जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं एक अंतराल के बाद, उसी को हम आवर्त बोलते हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घट बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कहीं ऐसे है 0.09 फिर 009 फिर 0009, ऐसे कहीं तो है नहीं। यहाँ पर भाई आपका क्या हो रहा है, 090909 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, उतना ही अंतराल के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। उस अंतराल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसे दशमलव को हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्त मतलब उतने ही अंतराल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये ऐसे लिखा जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है 0.09, और जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उन पे आप बार लगा दो, ये लाइन खींच दो, तो हमारे दोनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इन पे हमने बार लगा दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो हम दशमलव के बारे में क्या सीखे, हम ये सीखे कि भाई परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो शांत दशमलव, एक अशांत आवर्ती दशमलव। शांत दशमलव में वो दशमलव होते हैं जहां दशमलव आगे, जहां भाग आगे नहीं जाता है, दशमलव समाप्त हो जाता है, ठीक है। दशमलव के बाद संख्याएं एक स्थान पर आके रुक जाती हैं, ठीक है। अशांत में संख्याएं रुकती नहीं है, वही संख्याएं एक निश्चित अंतराल के बाद बार बार रिपीट होती हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि शांत दशमलव में P/Q, अच्छा इसको पूरा डिटेल में ही लिख लो। परमेय संख्या यहां पे देखिए, अब मैं लिख रहा हूं उसको देखिएगा ध्यान से। परमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार शांत होगा कब, जब अब देखिए थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा तो मार्कर दूसरा प्रयोग कर लेते हैं। जब Q के गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m, पावर बदल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 और पावर की कुछ मतलब 2 और 5 की कुछ पावर होनी चाहिए। Q के गुणनखंड जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के होते हैं, अब दोस्तों देखिए बार बार एक ही चीज लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसमें आप यही चीज लिखेंगे और यहां लिख देंगे के रूप के नहीं होते हैं। और नहीं कब होंगे, जब इनमें कोई दूसरा गुणनखंड घुस जाएगा। 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, 7 आ गया, कोई भी दूसरा गुणनखंड घुस जाएगा। शांत वाले में Q के गुणनखंड, Q मतलब नीचे, हर के गुणनखंड जो हैं वो हमेशा इसी रूप के होंगे। 2 की पावर कुछ होगी, 5 की पावर कुछ होगी, ठीक है। इसके अलावा एक बात और बता दूं, यहां पर बहुत जरूरी है कि सिर्फ 2 लिखा रहे तब भी आपका शांत होगा, ठीक है। सिर्फ 5 की पावर n रहे या m रहे, जो भी पावर आए, कुछ भी पावर हो सकती है, तब भी शांत ही होगा, ठीक है। इनके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड यहां नहीं घुसना चाहिए। अगर कोई दूसरा गुणनखंड है तो वो अशांत आवर्ती होगा। इतना क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर इतना क्लियर हो गया है तो हम एक एग्जाम्पल छोटा सा यहाँ पे ले लेंगे और उससे सारी चीज को अच्छे से समझ लेंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या है कि हमने एक एग्जाम्पल उठाया, देखिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं 1/125। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो सिंपल सा आपने क्या किया, आपने हर के गुणनखंड किए ऐसे 5 पंचे 25, ठीक है, और 5 पंचे फिर से ये 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, यहाँ पे आया हमारे पास 1/5 अब भाई सिंपल सा 1/5 यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि अब बताओ, अच्छा पहले आप लोग बताओ यहाँ दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो यहाँ दशमलव प्रसार बच्चा लोग जो है, दशमलव प्रसार जो है वो कैसा है, शांत है, शांत है, ठीक है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। क्यों है, यहाँ 2 की पावर कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो हम 0 तो मान सकते हैं ना,
2 की पावर क्या मान सकते हैं 0, क्योंकि जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। अगर यहाँ 2 की पावर 0 है इसका मतलब यहाँ 1 है, और 1 का 5 की पावर 3 में गुणा करेंगे तो 5 की पावर 3 ही रहेगा। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं हम। इसके अलावा मैंने इसीलिए आपको डायरेक्ट ये बात बता दी है कि सिर्फ अकेला 5 लिखा हो या अकेला 2 की पावर लिखा हो कुछ, तब भी वो शांत ही होता है। अच्छा, इसको शांत में बदलेंगे कैसे? अब मतलब आपसे कह दिया जाए कि इसको दशमलव में बदल दीजिए, तो दशमलव में बदलने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक छोटा सा काम करना है। जितनी पावर 5 या 2 पे लगी हो उतनी ही पावर, देखो यहाँ पे अभी 5 है तो उतनी ही पावर हमें 2 पे लगानी है। तो हमने लिखा 1/5 की पावर 3 था, तो हमने गुणा कर दिया किससे? 2 की पावर 3 से। समझना इस बात को, हमने गुणा कर दिया 2 की पावर 3 से। पावर सेम टू सेम रहनी चाहिए। जब 2 की पावर 3 से हमने नीचे गुणा किया तो जाहिर सी बात है ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए अपने क्वेश्चन को। तो अब हमने क्या किया, 2 की पावर 3 होता कितना है? 8 होता है, तो हमने 8 एकन 8 कर दिया ऊपर। नीचे वाले को सॉल्व करो, 5 की पावर 3 हो गया 125, 2 की पावर 3 हो गया 8। इनका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1000। कितना मिलेगा? 1000। गुणा करके देख लो, ठीक है, आपको मिलेगा 1000 ही। अब आपको क्या करना है? नीचे 3 जीरो मतलब कि 8 लिखा और राइट हैंड साइड से 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया। तो 3 अंक तो भैया हमारे पास हैं भी नहीं। जब 3 अंक नहीं है तो हमें यहाँ पर 2 जीरो लगानी पड़ेंगी, 3 अंक अपने बनाने पड़ेंगे। ऐसे ये हमारा क्वेश्चन होगा, ऐसे सॉल्व करेंगे। अब भाई अगर यहाँ पर कोई और गुणनखंड होता, मान लो एक्सरसाइज कराऊंगा ना तो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा, आपको सब आ जाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। मान लो जैसे हमने यहाँ पे एक संख्या लिख दी 55, 1/55। अब इसका बताओ दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है? तो आपने क्या किया, आपने हर के गुणनखंड किए, 5 × 11, यही तो होता है 55। और आपने देखा भाई 5 तो है लेकिन यहाँ 11 घुस गया बीच में। जैसे ही आपने ये देखा तो आपने तुरंत क्या करा, ये कैसा है? ये है अशांत आवर्ती। कैसा है? अशांत आवर्ती। तो इतना आप समझ गए होंगे कब शांत होगा कब अशांत आवर्ती होगा। अब इसको कैसे बदलेंगे हम दशमलव रूप में? तो भैया ये एक ही मेथड है, वो है आपका डिवाइड। आप ऐसे करके डिवाइड करोगे, इसी मेथड से आप इसको बदल सकते हो। आपको भाग करते जाना है, आपको अपनी कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबका प्रयोग करके भाग करना है यहाँ पर, ठीक है। इसको बदलने का यही तरीका होता है। अच्छा, अब बात करते हैं अपरमेय संख्याओं को कैसे लिखते हैं हम दशमलव के रूप में। तो भाई देखो, अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं अगर दशमलव निरूपण की बात करें तो इनका शांत भी नहीं होगा। सबसे जरूरी चीज, शांत भी नहीं होगा, अशांत आवर्ती भी नहीं होगा। अशांत होगा, कैसा होगा? अशांत होगा, लेकिन मैंने क्या बोला? अशांत आवर्ती नहीं होगा। रिपीट नहीं होंगे नंबर एक निश्चित अंतराल के बाद। वैसे रिपीट हो सकते हैं लेकिन उनका अंतराल फिक्स नहीं है कि हमने लिखा 3.67 67 67 ऐसे करके रिपीट नहीं होगा। 3.67 67 00 67 एक और 0 बढ़ गया, तो ऐसे रिपीट हो सकता है। देखिए यहाँ आवर्त नहीं आ रहा है फिक्स, देखो यहाँ एक 0 बढ़ रहा है हर बार। तो अपरमेय संख्याओं में कुछ ऐसे दशमलव होते हैं। तो चलिए प्रोसीड करते हैं हमारी एक्सरसाइज को 1.4 को। अब हम एक्सरसाइज 1.4 के हर एक क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा बच्चा लोग, हमारी जो एक्सरसाइज है 1.4 उसको शुरू करते हैं। और आप लोग बोर्ड पे यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने पहले दोनों प्रश्न लिख लिए हैं। पहला प्रश्न हमारा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। दोनों ही चीजें मैं आपको बता चुका हूं। और इसी के साथ दूसरा प्रश्न भी हमने लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। देखिए मैंने दोनों प्रश्न एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे जो पार्ट दिए गए हैं, प्रश्न 1 में जो पार्ट दिए गए हैं 1 2 3 ऐसे करके 10 तक, उन सभी को सॉल्व करके ये देखना है सबसे पहले तो कि उनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये बताना है पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग। फिर उन सभी में हमें जिनके दशमलव प्रसार कैसे हैं, शांत हैं, उनका दशमलव प्रसार लिख के भी बताना है प्रश्न संख्या 2 में। तो हम यहाँ एक ही बार सॉल्व करेंगे, एक ही क्वेश्चन के बताएंगे कि पहले ये शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है। अगर शांत होगा तो हम उसको दशमलव प्रसार के रूप में भी लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पार्ट यहाँ लिखा हुआ है 13/3125। आइए यहाँ पे देखिए, चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था। ये चूंकि एक परमेय संख्या है P/Q के रूप में लिखी हुई है, और मैंने आपको बताया था कि शांत और अशांत आवर्ती चेक करने के लिए आप पता क्या करेंगे, आप हर के गुणनखंड करेंगे।
तो हम यहाँ साइड में हर के गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से इसको काटिएगा, 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। फिर 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। अगेन यहाँ पर देखिएगा 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5, और फिर ऐसे आ जाएगा हमारा 25 हो गया और फिर 5 हो गया। चलिए देखिए, ये गुणनखंड काटना तो आपको आता ही होगा। उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 13 बटे कितना, 5 की घात 1 2 3 4, 5 आया। 5 की घात कितना आया, 5 आया। अब एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि केवल 5 लिखा हो उस पर कुछ पावर लगी हो, या केवल 2 लिखा हो उस पर कुछ पावर लगी हो, या 2 की पावर m या 5 की पावर n, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर n, 5 की पावर m। पावर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। पावर m और n का मतलब हुआ कोई भी संख्याएं, ठीक है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमने बदल दी तो अदला बदली करने पे कुछ हो जाएगा। तो हम सिर्फ इतना सीखे कि 2 की पावर m, 5 की पावर m के रूप का अगर होगा तो शांत होगा, और उस रूप का है ये है। क्यों है, क्योंकि हम यहाँ गुणा में 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। 2 की पावर 0 का मान हुआ 1, और 1 का गुणा करने पर यह संख्या 5 की घात 5 ही रही, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ सवाल में। ये हमने सवाल को बनाने के लिए किया। तो इसीलिए मैं बता रहा था, या तो सिर्फ 5 की कुछ पावर हो, या सिर्फ 2 की कुछ पावर हो, या फिर 2 की कुछ पावर गुणा 5 की कुछ पावर हो, ऐसे करके लिखा है तो वो शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड घुस गया तो वो अशांत आवर्ती होगा। तो यहां आप इजीली कह सकते हैं, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि दी गई, ठीक है, दी गई परमेय संख्या, दी गई परमेय संख्या के हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड 2 की घात n, 5 की घात m के रूप के हैं, अतः इसका, ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत। आइए इस शांत को निकालते हैं, ये शांत है कितना। देखिए, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, आप दिमाग में होना चाहिए ये कंसेप्ट आपके। यहाँ पे 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 की पावर भी कुछ आएगा, और 5 की पावर तो 5 है ही, ठीक है। चलिए अब इसको निकालते हैं, ये शांत आएगा कैसे। 5 की घात कितना है, 5, भाई बहुत ठीक, 5 की घात 5 है हमारे पास। एक बार देखो, 5 पंचे 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे 31 25, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका, जितनी घात 5 की हो उतनी ही घात 2 की गुणा कर दो। अगर 2 की दी रखी होती तो उतनी ही घात 5 से गुणा करते, ठीक है। तो 2 की घात 5 हो गया। अब नीचे गुणा किया तो हमें ऊपर भी करना है। ये सिंपल से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। इसको बराबर लगा के सॉल्व करो। 2 की घात 5 कितना होगा, 2 की घात 5 निकालते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, कितना आया 32। 32 और 13 का गुणा, जब हम 32 और 13 का गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, हासिल लगा 2, 13 तिया 39, 39 के बाद कितना 40, 41, ठीक है। तो हमारा आया ऊपर 416। एक बार आप खुद से चेक कर सकते हैं गुणा करके सारी चीजें, अगर कहीं गलती हो रही होगी तो वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। 13 दूनी 26, हासिल लगा 2, 13 तिया 39, 40, 41, ठीक है। ऊपर हमारा आ गया इतना। अब नीचे देखो, नीचे भाई आप बड़ा इजी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 5 दूनी 10, और 10 की घात कितना ऊपर लगी है 5। अब भाई 10 की घात 5 का मतलब क्या हुआ, नीचे 5 जीरो आनी है। कितनी जीरो आनी है, 5 जीरो लगा दी हमने, 5 जीरो, ठीक है। जब हमने 5 जीरो नीचे लगा दी तो अब हमें सिर्फ दशमलव लगाना है। कहाँ लगेगा, 1 2 3 4 5 अंक के बाद। हमारे पास 3 अंक तो हैं, हमने 2 जीरो बढ़ा ली इनके आगे, तो आ गया पॉइंट हमारा यहाँ पर। तो ये हमने इसका दशमलव प्रसार लिख के दिखा दिया। अब चूंकि ये शांत दशमलव था और दशमलव प्रसार लिख के दिखाना था सवाल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग हमने बताया कि ये दशमलव प्रसार शांत है, और सवाल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमने इसका दशमलव प्रसार लिख के भी बता दिया। इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे इन क्वेश्चंस को। 17 बटे 2 की घात कितना है, 3 है। 17 बटे 2 की घात 3। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या लिखना है, चूंकि यहाँ पे 2 की घात 3 है और हम 5 की घात 0 लिख सकते हैं,
तो ये भी कैसा हुआ, शांत हुआ। भाई जब आप इतना याद रखो, सिर्फ 2 लिखा है, सिर्फ 5 लिखा है, तब भी शांत होता है, ठीक है। और 2 और 5 दोनों एक साथ गुणनखंड हैं उसके, तब भी शांत होता है। बस कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहां भी चूंकि हर के गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात 2 की घात n 5 की घात m के रूप के हैं। आप यहाँ अदला बदली भी कर सकते हो, m पहले n बाद में भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार बोल चुका हूं, ये सिर्फ संख्याएं हैं, घात जो है वो सिर्फ संख्याएं हैं, कुछ ना कुछ के रूप के हैं। आता है इस परमेय संख्या का, या इसका ऐसे भी लिख सकते हो, इस परमेय संख्या तो लिखा ही नहीं भाई, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा, शांत। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग दशमलव प्रसार अगर शांत है, क्या लिखा है, जिनके शांत है उनके प्रसार भी लिखने हैं। तो भाई हम यहाँ क्या करते हैं, हम दशमलव प्रसार भी लिख लेते हैं। चलिए, दशमलव प्रसार लिखने के लिए हमें क्या करना है, 17 बटे आपका 2 की पावर 3 था। आपको बोला मैंने जितना 2 की पावर है उतना ही 5 की पावर का आप गुणा करो यहाँ पर, तो आपने 5 की पावर 3 से गुणा कर दिया, तो 5 की पावर 3 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो भाई इजीली इसको सॉल्व करना है हमें। बस 17 गुणा 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 की पावर 3 होता है मेरे भाई 125। कितना होता है, 5 पंचे 25 पंचे 125 में गुणा करना है 17 का। तो 125 में 17 का गुणा कीजिए आप, 17 पना 85 की 5 हासिल लगी 8, 17 दूनी 34 और 8 34 8 हो गया 42, आपका हासिल लगा कितना 4, 17 एकम 17 और 4 21 हो गया आपका। तो यहाँ पे आया 2125। तो यहाँ पे देखिएगा हम लिखेंगे 2125 बटे में सिंपल सा 5 दूनी 10 और 10 की पावर 3 का मतलब हुआ 1000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1000। अब आपको दशमलव लगाना है, तो 3 अंक बाद दशमलव, क्योंकि नीचे 3 जीरो हैं, तो आपने दशमलव लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, मुझे लग रहा है अब तक आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। अच्छा, इनको रीचेक भी कर सकते हो आप, 8 से डिवाइड करो 17 को। ठीक है, कहीं भी डिवाइड करके मैं दिखा देता हूं। चलिए यहीं करके दिखाता हूं, इस तरफ 8 से डिवाइड करो 17 को, 8 दूनी 16, 1 बचा। ठीक है, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, 8 एकम 8, 2 बचा। अब दशमलव लग चुका है तो अपनी तरफ से 0 बढ़ा लिया, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 1 0 बढ़ाया, 8 पंचे 40। देखिए दशमलव प्रसार जो है वो शांत है, क्योंकि अब हमारा यहाँ शेषफल 0 आ चुका है और हमारा भाग जो है वो पूर्ण हो चुका है। और देखिए दशमलव में जब चेंज किया तो कितना मिला, 2.125, एग्जैक्ट ये नंबर। ऐसे ही आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चा लोग, हमारे 2 सवाल आगे और लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर भी बताएंगे कि इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। तो चलिए शुरू कीजिएगा, इसको सॉल्व करना शुरू करो। चलो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में इसका क्या आंसर है। ये शांत है या अशांत आवर्ती है, ये वाला शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हिंट दे दूं। यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर गुणनखंड काटने हैं 455 के, तो इजीली हम काट सकते हैं 5 से, 5 निम 45, 5 एकम 5। अब ये आपका आ गया कितना 91, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 से कटेगा। तो हमने लिखा 64 बटे 455 को लिखा 5 गुणा 7 गुणा 13। अब आप एक बात बताइए, यहाँ 5 तो है लेकिन उसके अलावा 7 और 13 भी है। सिंपल सा एक लाइन ऐड करनी है, चूंकि दी गई संख्याओं के, सिंपल सा एक लाइन ऐड करनी है, चूंकि दी गई परमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, और जब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, कैसा अशांत आवर्ती जब हो, तो हमें पता है कि दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसका फिर दशमलव प्रसार बताना ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ शांत वालों के बताने हैं। चलिए क्लियर हुआ। अगर आप फिर भी निकालना चाहें तो आप एक काम कीजिए, आप अपनी रफ कॉपी पे 455 से भाग कीजिए 64 में, आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या है, कैसे हम दशमलव प्रसार के रूप में इसको लिखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 15 बटे 1600। तो देखिए इजिली हम 1600 के गुणनखंड करेंगे यहाँ पर आसानी से एकदम। कैसे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1600 के गुणनखंड कीजिएगा। 1600
इसको लिखा हमने 16 गुणा 100, इसको हमने लिखा 16 गुणा आपका 4 इंटू 25। देखो यही तो होता है ना। अब 25 चौके 100 और ये 1600 हो गया। अब हम क्या करना है, 2 की घात कितना होता है, 16 में 2 की घात कितना होता है, 2 की घात होता है 4 और गुणा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर लो, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। 2 की घात 6 को अगर हम लिखना चाहें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हमारा आएगा। 2 की घात 6 का मतलब हुआ 64। ठीक है, तो हमने गुणनखंड किए 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। ये हमने यहाँ पर गुणनखंड कर लिए हैं 1600 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि इसके गुणनखंडों में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, कोई अगला गुणनखंड कोई तीसरा गुणनखंड यहाँ नहीं आ रहा है, अतः हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दी गई परमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n व 5 की घात m के रूप के हैं, अतः यह परमेय संख्या जो है वह अशांत नहीं है। कैसी है, शांत है। अतः इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। क्लियर हुआ। चलिए अगर शांत होगा तो क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि शांत वाले का दशमलव प्रसार भी लिखिए, तो चलिए लिख देते हैं। 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। आपको बोला था कि जितनी पावर 2 की है देखो बराबर पावर होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना है, दोनों नंबर्स में बराबर पावर होनी चाहिए। तो भाई यह 5 की पावर 2 है, अगर हम 5 की पावर 4 से गुणा कर दें, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 की पावर 6 हो जाएगी कि नहीं। अब 5 की पावर 4 से ऊपर भी गुणा करना है आपको। ठीक है, तो आपका आ गया 15 गुणा 5 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 5 पंचे 25, पंचे 125 पंचे 625, कितना 625 बटे में। आप देखिए यहाँ पे जो हमारा है 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, चलिए ऊपर गुणा कीजिए, 15 पना 75 की 5 हासिल लगी 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल लगी 3, 15 छिक्का 90 3 93, आपका आ गया ये नंबर। एक बार आप गुणा करके चेक कर सकते हैं दोबारा से। 15 पना 75 हासिल लगी 7, 15 दूनी 30 7 37 हासिल लगी 3, 15 छिक्का 90 3 93। और नीचे देखिएगा 5 दूनी 10 और 10 की पावर कितना 6, यानी 9375 में आप नीचे लिखेंगे 6 जीरो लगाएंगे 1 के बाद। ठीक है, अगर 6 जीरो हैं तो कितने अंक के बाद दशमलव, जाहिर सी बात है 6 अंक के बाद। अंक हमारे पास 4 हैं तो हमें 2 जीरो और यहाँ पे लगा देनी है। तो बताइए कैसा लगा आपको सवाल। वीडियो को अभी के अभी लाइक जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए बच्चा लोग अगले 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये लिखा हुआ है, ठीक है, 5वां, यानी कि पहले का 5वां पार्ट और इसी को दूसरे के रूप में भी हमें देखना है। 343 के गुणनखंड 343। देखिए मुझे बहुत जल्दी से आ रहा है कि ये 7 से कटेगा, इसलिए वहां 7 लिख रहा है बार बार। ठीक है, 7 चौके 28 होता है आपका, 6 बचा 7 निम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जब ये 7 से कट चुका है आपका पूरा, तो हम इसको लिख सकते हैं 29/7 की घात 3। अब एक बात खुद बताइए, यहाँ जो हमारा है हर, उसकी जो हर की गुणनखंड है, आप देखिए कहीं भी 2 और 5 है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। सिंपल सा रीजन देंगे आप, चूंकि दी गई परमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात n के रूप के नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत के साथ आवर्ती जरूर लिखना है आपको, अशांत आवर्ती। ठीक है, परमेय संख्या में अगर शांत नहीं होता है तो अशांत आवर्ती होता है, ऐसा नहीं कि अशांत हो आवर्ती ना हो, दोनों एक साथ होगा, अशांत और आवर्ती। ठीक है, सिंपल सा। अब हमें इसका दशमलव प्रसार लिख के नहीं बताना है, क्योंकि हमें सिर्फ शांत वालों के बताने हैं। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए सीधा सा, यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, चूंकि दी गई परमेय संख्या के हर के जो गुणनखंड है वो 2 की घात n 5 की घात m के रूप के हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, यहाँ पे होगा आंसर हमारा शांत दशमलव, शांत होगा। कैसा, शांत। इसका दशमलव प्रसार बताना है 5 की पावर 2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बच्चा लोग 5 की पावर 2 है, तो हमें यहाँ पर 5 की पावर 3 बनानी है, तो एक और 5 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 5 तिया 15 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, और नीचे आ गया हमारा 2 गुणा 5 और इसकी होल पावर भी आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तरीका बता रहा हूं मैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो होल पावर, क्योंकि देखिए पावर सेम हो जाएगी। 5 की पावर 2 5 की पावर 1, गुणा में घातें जुड़ गई, बेस आधार यानी यहाँ आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ गई, तो 2 और 1 हो गई 3। अब 2 की घात भी 3 है और 5 की घात भी 3 है, तो यहाँ पे होल पावर 3 लगा दो। इसका मतलब हुआ 115/5 दूनी 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, तो हमने लिखा 115/1000 और हमें लगाना है नीचे 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ आ गया। चलिए ये आपका आंसर आ। अगले 2 क्वेश्चन को देखते हैं अब।
देखिए बच्चा लोग, अगले दो प्रश्न यहाँ लिखे हुए हैं, प्रश्न संख्या 1 का 7वां पार्ट और 8वां पार्ट। ठीक है, यहाँ देखिए क्लियर आपको दिख रहा होगा इस वाले प्रश्न में गुणनखंड 2 है, 5 है, लेकिन 7 और घुस गया है बीच में। यानी कि हम लिख सकते हैं कि चूंकि दी गई परमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 7 भी आ रहा है, नहीं है। अतः यह परमेय संख्या या इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कैसा? अशांत आवर्ती होगा। अब अशांत आवर्ती है तो हमें दशमलव प्रसार करके नहीं बताना है। यहां देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है आपका 6/15। तो देखिए आप जब 15 के गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 गुणा 5, और आप इजिली यहां लिख पाएंगे 3 गुणा 5। अब आप बता देंगे कि यहाँ पे 3 और आ रहा है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये गलती इसलिए कर रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, आप ये और ये भी देख सकते हैं, यहाँ ये जरूर चेक करना कि कहीं इस गुणनखंड से ये कट तो नहीं रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कट रहा है। 3 दूनी 6। तो हमारा जो परमेय संख्या बन गई वो बन गई 2/5। अब देखिए यहाँ केवल 5 है, यहाँ क्या है? केवल 5 है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः यहाँ पे चूंकि पहले लिखेंगे, चूंकि दी गई परमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप के हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। मैं भी शांत हो गया, आवाज एकदम चली गई। दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, जब इतना क्लियर हो गया तो हम यहाँ दशमलव प्रसार को निकालेंगे। यहाँ पे हमने लिखा कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ चूंकि 1 5 है तो 1 2 का गुणा करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। उसी 2 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4/5 दूनी 10, नीचे 1 0 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ दशमलव आएगा, आंसर आ गया। देखिए कितनी जल्दी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा इसी में आगे कर लेते हैं हमारा 9वां प्रश्न। हमारा 9वां प्रश्न, सॉरी 9वां नहीं है, 11वां लिख दिया, 9वां प्रश्न। हमारा यहाँ पे 9वां प्रश्न है 35/50। क्या है हमारा? 35/50। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। यहाँ इसको काट दीजिए, पहले छोटा कर लीजिए। आप जब इसको काटेंगे 5 7 35, और यहाँ पे क्या आएगा? 5 से काटेंगे तो 5 ढाई 50, तो हमें मिला 7/10। अब यहाँ इसके गुणनखंड लिखिए हर के, तो 7/2 गुणा 5। देखिए 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। चलिए शांत दशमलव को निकालते हैं। यहाँ पे आपका कितना आया था? आपका 5 दूनी 10 आया था, तो आपने क्या किया? आपने इजीली यहाँ पर 1 अंक बाद लगा दिया दशमलव। आपका आंसर आ गया है। अब हमारा इस पहले और दूसरे का आखिरी क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है 77/210। 77/210। देखिए 210 के गुणनखंड कीजिए। 77/210 के हमने गुणनखंड किए तो 7 या 21, और यहाँ पे अब बचा आपका कितना? 21 ढाई 210 होता है, तो 2 पंचे 10। ठीक है, अब इनको आरोही या अवरोही में बस सेट करना है, उससे पहले इसको काट देते हैं। 11, तो हमारा आया 11/2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, हमारे जो हर के गुणनखंड हैं वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 भी घुस गया है बीच में। अतः इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती। और जब अशांत आवर्ती है तो हमें लिख के नहीं दिखाना है। चलिए आज के ये वाले जो प्रश्न हैं हमारे पहले और दूसरे, ये तो समाप्त हो गए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा बच्चा लोग, हमारी आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 है आपका एक्सरसाइज 1.4 का। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका। मैंने जब आपको ये एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बताया था यहाँ पर जो परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। ठीक है, और अगर अशांत हो लेकिन आवर्ती ना हो तो वह परमेय संख्या नहीं होती, वह अपरमेय संख्या होती है। सिंपल सा। ये भी मैंने बताया था कि शांत दशमलव वाली परमेय संख्याओं में अगर वो p/q के रूप की है तो q के यानी हर के गुणनखंड जो होंगे शांत वाली में वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के होंगे डेफिनेटली, और अशांत वाली में 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के अलावा एक भी और कोई भी गुणनखंड आ सकता है, कोई भी दूसरा तीसरा गुणनखंड आ सकता है। 2 की और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड आ सकता है। तो हमें सिंपल आंसर देने हैं क्वेश्चंस को देखकर। ठीक है, यहाँ पे देखकर आप देखिए इस वाले में अगर हम बात करें सॉल्यूशन की इसके, तो यहाँ देखिए टर्मिनेटिंग आपका डेसिमल है, मतलब कि यहाँ पे शांत दशमलव है, दशमलव यहाँ खत्म हो गया है, आगे कहीं बढ़ रहा है।
आगे बढ़ता होता तो ये लगा होता, ये वार लगा होता या ऐसे लगा होता, नहीं बढ़ रहा है ना, तो ये टर्मिनेटिंग है यानी शांत दशमलव है। चूंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह एक परमेय संख्या है जिसके हर, यानी कोष्टक में लिख दो क्यू की बात हो रही है, जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड, ये आपको लिखना आना चाहिए, खुद से बना के आप लिख सकते हैं, जो आपको पता है वो लिख दीजिए ना इसके बारे में। जिसके आवाज, देखिए हमसे क्यू के बारे में पूछा गया है, हमसे हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में पूछा गया है, तो हमें लिखना पड़ेगा जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अच्छी बात है। अगला देखिए, अगला हमसे कहा गया है कि इसके बारे में बताएं। तो भाई यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पहले आया 1 2 0, फिर आया 1 2 0 0, यहाँ एक 0 बढ़ गई है, फिर यहाँ एक और 0 बढ़ गई, फिर यहाँ एक और 0 बढ़ गई। तो ये भाई ना तो शांत है और ना ही अशांत आवर्ती है। यहाँ अशांत है और आवर्ती नहीं, अनावर्ती है। यहाँ पर आवर्त के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो भैया यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दी गई दशमलव संख्या का, या दी गई संख्या का दशमलव प्रसार, या दी गई दशमलव संख्या का प्रसार ना तो शांत है ना अशांत आवर्ती है। अब ये परमेय है ही नहीं, क्योंकि इसमें ना तो शांत है ना अशांत आवर्ती, तो ये परमेय नहीं है, तो फिर दूसरी कौन सी बची? अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब एक बात बताओ, आप यहाँ क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बता सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्या को हम p बटी क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते। उन्होंने इसीलिए क्वेश्चन में बोला है कि यदि वह परमेय है और p बटी क्यू के रूप की है, तब क्यू के अभाज्य गुणनखंड हमें बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपरिमेय है, इसलिए हम वो वाला आंसर नहीं लिखेंगे। लास्ट वाले को देखिएगा, लास्ट वाला आपको जरूर देखना है। देखिए यहाँ आप खुद लिखेंगे, मैं बोलूंगा आप लिखेंगे। देखो ये पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही है, बस इन्होंने बार लगा दिया 1 से लेकर 9 तक के सभी अंकों पर। बार लगाने का मतलब हुआ 1 से लेकर 9 तक के सभी अंक रिपीट हो रहे हैं, भाग की प्रक्रिया में बार बार आ रहे हैं, मतलब ये आवर्ती दशमलव है। कैसा? अशांत आवर्ती। अब यहाँ हमें लिखना है चूंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अतः यह एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या। ये आप खुद लिखिएगा, चूंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अतः यह एक परमेय संख्या है जिसके हर के गुणनखंड, जिसके हर, यानी ऐसे ही लिखेंगे जिसके हर, लाओ मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, जिसके हर यानी क्यू के, आगे वाली लाइन तो आप लिख ही चुके होंगे, वो जरूर लिख लेना भाई, पूरा छाप मत लेना कि मतलब मैं जो बोल रहा हूं उस पर भी ध्यान दो। जिसके हर यानी क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के अलावा और भी होंगे। भाई 2 के अलावा 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है अभाज्य गुणनखंडों में, ठीक है, 11 भी हो सकता है। तो यहां हमारी ये एक्सरसाइज और ये सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। ठीक है, चलिए थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं आप लोगों से। हाँ तो प्यारे बच्चा लोग, आज की जो वीडियो थी एक्सरसाइज 1.4 पे और एक्सरसाइज 1.3 पे, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको अच्छी नहीं लगी है तब भी बताएं, ठीक है, ताकि हम इंप्रूवमेंट कर सकें। आपको देखो सजेशन जरूर देना है कि आपको पसंद आया है या नहीं आया है, दोनों ही प्रकार से आप जरूर बता सकते हैं। जो भी कमी आपको लग रही है वो बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको सवाल वाकई में समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों में इसको शेयर कर देना, ठीक है। और दूसरी चीज, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। 2-3 दिन में वीडियो जरूर आपको मिलती रहेगी। वीडियो बहुत लंबी होती है, बनाने में भी समय लगता है, फिर उसको अपलोड करने में भी समय लगता है, बाकी सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।